हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी। तो यहाँ पर आज से हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वाच्य। वाच्य हम पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th व्याकरण हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, वाच्य क्या होता है, वाच्य की परिभाषा क्या है। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, यानी कि जो बोलने का विषय होता है उसको हम वाच्य कहेंगे। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा आप लिख लेंगे। वाच्य क्या होता है। वाच्य का अर्थ है कि बोलने का विषय क्या है। अतः क्रिया के जिस रूप से आपको ये पता चलता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या फिर उस पर क्या है, उसका भाव है, ठीक है, उसे हम वाच्य कहेंगे। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लिखा है, मैंने पत्र लिखा। ठीक है, क्या लिखा है, मैंने पत्र लिखा। तो यह कविता उसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और मुझसे चला नहीं जाता है। तो ये जो है यहाँ पर 3 वाक्य लिखे हुए हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने पत्र लिखा। दूसरे में क्या लिखा है, यह कविता उसके द्वारा लिखी गई है। तीसरे में लिखा है, इस मुझसे चला नहीं जाता है। अब देखिए क्या कहा गया है, वाच्य के यहाँ पर भेद बताए गए हैं। वाच्य के भेद, और वाच्य के 2 भेद यहाँ पर हैं। पहला है आपका कृतवाच्य और दूसरा है अकृतवाच्य, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिख लेंगे कि वाच्य क्या होता है, वाच्य क्या क्या अर्थ है। तो वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे हम क्या कहेंगे, वाच्य कहेंगे, ठीक है। इसको आप लिख लेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर वाच्य का अर्थ देखिए। वाच्य का मतलब है बोलने का जो विषय होता है उसको आप क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके द्वारा किए गए विधान का विषय क्या है, ठीक है, कर्ता है, कर्म है या भाव है, और उसे आप क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। इससे पहले मैंने कहा 2 इसके क्या होते हैं, भेद होते हैं। लेकिन देखिए काम करने का जो क्या है, क्या ये कर्म है, उसका भाव है या कर्ता है या भाव है, इसी के आधार पर वाच्य के यहाँ पर 3 भेद हुए हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके प्रयोग का आधार कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद, हिंदी में वाच्य के यहाँ पर 3 भेद माने गए हैं। पहला है आपका कृतवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है आपका भाववाच्य। तो इसको आप लिख लेंगे। 3 इसके भेद बताए गए हैं। इसके पहले हमने कृत और कर्म की बात की थी, लेकिन हम भाव पर भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो तीसरा वाच्य आपका क्या हो जाता है, भाव वाच्य हो जाता है। इसको आप जल्दी नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो पहला आपका क्या है, कृतवाच्य, दूसरा आपका कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ठीक है। चलिए, तो पहला यहाँ पर क्या कहा गया है, आपका कृतवाच्य, ठीक है। और कृतवाच्य क्या होता है इसको हम जानेंगे, ठीक है। चलिए, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो आपका क्या है, कृतवाच्य है, जो आपका के बाद हमने दूसरा क्या कहा, कर्मवाच्य। पहला आपका कृतवाच्य, दूसरा आपका कर्मवाच्य और तीसरा हम क्या कह रहे हैं, भाववाच्य, ठीक है। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ जो क्रिया का जो संबंध होता है, क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता के साथ होता है। किसके साथ, कर्ता के साथ होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गया है, के साथ होता है। किसके साथ, कर्ता के साथ होता है। यहाँ पर क्रिया का जो मुख्य संबंध है, इसमें काव्य लिख लीजिएगा, क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता के साथ होता है, ठीक है।
कृतवाच्य में। दूसरा, यहाँ पर क्रिया का जो संबंध होगा वो आपका कर्म के साथ होगा। क्रिया का मुख्य संबंध, ठीक है। पहले में हमने क्या कहा कि जो आपका क्रिया है उसका मुख्य संबंध किसके साथ है, कर्ता के साथ। और यहाँ पर दूसरे में कर्मवाच्य में हम क्या कहेंगे, इसका मुख्य संबंध कर्म के साथ होता है। किसके साथ, ठीक है, कर्म के साथ होता है। और तीसरे में आपका क्रिया का जो मुख्य संबंध है वो किसके साथ होगा, क्रिया का मुख्य संबंध भाव के साथ होगा। किसके साथ, भाव के साथ होता है, ठीक है। ठीक है, हमने इससे पहले क्या कहा, हमने कहा जो आपका वाच्य है वो क्या होता है, बोलने का जो विषय होता है उसको आप वाच्य कहेंगे, ठीक है। और क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि उसके द्वारा किए गए जो विधान का जो विषय है वो कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके प्रयोग का आधार कर्ता, कर्म या भाव है, तो उसे आप क्या कहेंगे, वाच्य कहेंगे। यहाँ पर हमने क्या कहा है, हिंदी में आपके वाच्य के तीन भेद हैं, तीन प्रकार हैं, कृतवाच्य, आपका कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसके बाद आपको क्या लिखाया कि जो कृतवाच्य है वो क्रिया का इसका मुख्य संबंध कर्ता के साथ होता है। कर्मवाच्य में आपका क्रिया का मुख्य संबंध कर्म के साथ होता है। और क्रिया का मुख्य वाच्य संबंध जो है किसके साथ, भाव के साथ हो तो उसे आप भाववाच्य कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम पढ़ते हैं, कृतवाच्य क्या होता है। यहाँ पर पहला है आपका कृतवाच्य। चलिए, कृतवाच्य में क्या लिखा है पहले, तो कृतवाच्य में जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, जैसे कि पहले भी लिख चुके हैं, जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है और इसका सीधा संबंध कर्ता से होता है, ठीक है। अब कर्ता आप जानते हैं, किसी भी वाक्य में जो काम करने वाला होगा उसे हम कर्ता कहेंगे। क्या कहा, जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, यानी कि कर्ता को ही प्रमुख माना जाता है, अर्थात क्रिया का जो प्रयोग है वो कर्ता के लिंग के साथ होगा, वचन के साथ, कारक के अनुसार होता है और इसका सीधा संबंध कर्ता से होता है, तब वहां पर आपका कृतवाच्य होता है। अब यहाँ उदाहरण से आप देखिए क्या लिखा है, मोहन फल खाता है ना, मोहन फल खाता है। तो यहाँ पर आपका जो कर्ता है वो एक वचन मोहन और पुल्लिंग में है, ठीक है। और यहाँ पर जो क्रिया है ना वो एक वचन पुल्लिंग में है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है। और दूसरा वाक्य क्या लिखा है, लड़कियां गीत गाती हैं। तो जो ये लड़कियां हैं ये कर्ता है और ये बहुवचन में है, साथ ही साथ ये गाती है, ये स्त्रीलिंग का बोध कर रही है, और खाती हैं और क्रिया यहाँ पर बहुवचन का क्या कर रहा है, बोध कर रहा है। अब देखिए, अर्थात इन वाक्यों में क्रिया के प्रयोग का आधार इसके कर्ता है, अतः ये जो कृतवाच्य है ये क्या है, कृतवाच्य है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आप इस उदाहरण को फिर से इसको देखेंगे, क्या लिखा है, मोहन फल खाता है। अब मोहन कौन सा शब्द है, मोहन करता है, क्योंकि मोहन यहाँ पर काम करने वाला है और जो काम करने वाला होता है उसे ही हम कर्ता कहते हैं, ठीक है। मोहन फल खाता है, ठीक है। मोहन आपका सबसे पहले तो ये कर्ता है और ये एक वचन पुल्लिंग में है, ठीक है। और अब काम देखिए, यहाँ पर क्रिया क्या है, खाता है। ये खाता है आपको क्या बता रहा है, ये आपको एक वचन और पुल्लिंग की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर मोहन के आधार पर इसकी क्रिया का भी क्या हुआ है, क्रिया को भी हम देख पा रहे हैं। जिस प्रकार से मोहन आपका एक वचन और पुल्लिंग है, इसी प्रकार से आपका क्रिया भी एक वचन और पुल्लिंग में ही है, खाता है, ठीक है। और ये है शब्द आपको ये बता रहा है कि ये एक वचन में है, खाता है,
तो ये आपको पुल्लिंग बता रहा है। अगर खाती होता तो यहाँ पर क्या होता, का स्त्रीलिंग होता। तो जो कर्ता है उसी के आधार पर, तो यहाँ पर किसकी प्रधानता है इस वाक्य में, इसमें कर्ता की प्रधानता है। इसी प्रकार से जो आपका दूसरा उदाहरण है जिसमें लड़कियां गीत गाती हैं, क्या लिखा है, लड़कियां गीत गाती हैं। अब लड़कियां यहाँ पर क्या है, कर्ता है, क्योंकि इस वाक्य में लड़कियां काम कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी लड़कियां काम कर रही हैं, क्योंकि लड़कियां काम कर रही हैं तो यहाँ पर आपका कर्ता क्या हो जाएगा, लड़कियां। अब क्या कर रही हैं लड़कियां, गा रही हैं, गाती हैं। तो लड़कियां यहाँ पर कर्ता है, ये एक बहुवचन में है क्योंकि लड़कियां लिखी हुई हैं, और स्त्रीलिंग में है। अब क्रिया को देखिए, इसी आधार पर यहाँ पर क्रिया आपका क्या है, बहुवचन है। ठीक है, तो वो लड़कियां, क्योंकि यहाँ पर कर्ता भी आपका बहुवचन था, तो आपका जो क्रिया है वो भी आपका बहुवचन में ही आ गया है। अब आप यहाँ से क्या कह सकते हैं कि अर्थात इन वाक्यों में क्रिया के प्रयोग का आधार जो है इसके कर्ता है। इस वाक्य में जब अब क्रिया का जो प्रयोग हो रहा है वो कर्ता के आधार पर हो रहा है। ठीक है, मोहन था तो मोहन एक लड़का है, और खाता है हमने इसी के आधार पर, उसके कर्ता के आधार पर इसकी क्रिया का प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ पर आपका कृतवाच्य है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कृतवाच्य क्या है। इससे पहले शायद ना समझ में आया हो कि कृतवाच्य क्या होता है, जो कर्ता के आधार पर क्रिया को हम प्रयोग करते हैं, है ना। तो जो कर्ता के आधार पर, जैसे हमने मोहन फल खाता है, तो मोहन फल खाता है, ये मोहन यहाँ पर कर्ता है, और इस मोहन के आधार पर ही हमने क्रिया का प्रयोग किया है। मोहन एक वचन था तो हमने क्रिया को भी एक वचन में ही प्रयोग किया है। इसी प्रकार से यहाँ लड़कियां गीत गाती हैं, तो लड़कियां क्या हैं, बहुवचन में हैं और स्त्रीलिंग है, और इन्हीं लड़कियों के आधार पर इसकी क्रिया गाती है, ये जो है बहुवचन में यहाँ पर आ जाता है। तो ये आपके क्या है, कृतवाच्य है। साथ ही साथ कृतवाच्य के कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य भी हैं जिनको हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कृतवाच्य क्या है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, यानी कि जो आपका क्रिया का प्रयोग है वो कर्ता के लिंग, वचन या कारक के आधार पर किया गया है। तो यहाँ पर आप जान पा रहे हैं मोहन फल खाता है, इसमें क्रिया का प्रयोग किसके आधार पर हुआ है, इसके वचन और लिंग के आधार पर हुआ है। मोहन फल खाता है, मोहन कर्ता था और मोहन एक वचन था और पुल्लिंग था, इसी के आधार पर हमने इसकी क्रिया का प्रयोग किया जो कि एक वचन और पुल्लिंग आ गया है। लड़कियां गीत गाती हैं, ये आपका लड़कियां यहाँ पर आपका एक तो स्त्रीलिंग में है, दूसरा बहुवचन में है, तो इसी कर्ता के आधार पर इसकी क्रिया का प्रयोग हुआ है, लड़कियां खाना खाती हैं, तो ये जो है बहुवचन में प्रयोग हुआ है। तो इतना आपको समझ में आ गया है, तो आगे बढ़ते हैं। कृतवाच्य के कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कृतवाच्य के कौन कौन से वो महत्वपूर्ण तथ्य है उनको हम यहाँ पर देखेंगे। कृतवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की जो क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अकर्मक और सकर्मक क्या होता है, इसको भी आगे देखिए। जैसे बच्चा धीरे धीरे चलता है, ये आपका अकर्मक है। ठीक है, ऐसे ही सूरज आम खा रहा है, ये आपका अकर्मक है। ऐसे ही तोता आम खा रहा है। ठीक है, तोता आम खा रहा है। शालिनी बुन रही है। ठीक है, शालिनी बुन रही है। तो तोता यहाँ पर आप क्या खा रहा है, आम खा रहा है। ठीक है, और दूसरा उदाहरण है इसका, शालिनी बुन रही है। तो ये दोनों अकर्मक और सकर्मक क्रिया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर कर्ता के अपने सामर्थ्य या क्षमता दर्शाने के लिए जो है सकारात्मक वाक्यों में क्रिया के साथ सक के विभिन्न रूपों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं फ्रेंच पढ़ लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इतना आप पहले इसको समझ लीजिए। आप इसको लिख लेंगे, कृतवाच्य के बारे में लिख लेंगे, कृतवाच्य के बारे में कि क्या होता है कृतवाच्य। ठीक है, और इसके बाद और उदाहरण। साथ ही साथ हमने यहाँ पर क्या कहा, अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार का ये हो सकता है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। देखिए यहाँ पर आपने कृतवाच्य के बारे में समझ लिया होगा।
तो हमने वाच्य के बारे में बताया और पहला आपका जो भेद यहाँ पर प्रकार था कृतवाच्य था, जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है। और कर्ता क्या होता है? जो किसी वाक्य में काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। ठीक है, तो जिस वाक्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। इसके अलावा एक कुछ और उदाहरण हम यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे सीता खाना खाती है। सिंपल सा लिखेंगे हम यहाँ पर ताकि समझ में आए, सीता खाना खाती है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका ये जो सीता है ये आपकी कर्ता है। कौन काम कर रही है इस वाक्य में? सीता। तो सीता आपकी क्या है? कर्ता है। ठीक है, अब आप इस कर्ता के बारे में क्या क्या जानते हैं? सबसे पहले सीता तो एक वचन में है, क्योंकि हम इस कर्ता के बारे में क्या जानेंगे? उसका लिंग, वचन और कारक के आधार पर। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या है? काम कौन करता है? या तो संज्ञा होगी या सर्वनाम होगा। ठीक है, और उसके जो है भेद आप जानते हैं। तो यहाँ पर कर्ता क्या है? सीता। एक तो एक वचन है और दूसरा आपका ये आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। एक वचन और स्त्रीलिंग। अब इस वाक्य में ये आपकी कर्ता है कौन? सीता। और ये सीता क्या है? एक वचन है और स्त्रीलिंग है। अब आप काम देखिए क्या कर रही है? सीता खाना खाती है। तो यहाँ पर आपका खाती है क्रिया है। ये क्या है? आपका क्रिया है। ठीक है, इस क्रिया से आपको क्या क्या चीजें पता चल रही हैं? खाती है, यदि हम इतना ही देखें, इसको आगे हम छुपा दें और इतनी बात करें, खाती है, इसके बारे में जो क्रिया है ना, इसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं? इसके बारे में आप यहाँ पर क्या क्या जानते हैं? खाती है, एक तो ये स्त्रीलिंग में आ जाता है। ठीक है, और दूसरा है लिखा है तो ये आपका एक वचन में आ जाता है। ठीक है, तो किसी भी वाक्य में उसकी जो क्रिया है वो जब उसके कर्ता के आधार पर क्या होती है? निश्चित होती है। अब हमने जो खाती है लिखा है वो किसके आधार पर लिखा है? सीता के आधार पर। अब देखिए इसके अलावा मैं यहाँ पर दूसरा उदाहरण लिखूं, जैसे कि राम खेलता है। ठीक है, मैंने कहा राम खेलता है या राम पढ़ता है, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो राम खेलता है, तो इस वाक्य में आपका कर्ता तो ये है, क्योंकि कर्ता किसी भी वाक्य में काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो यहाँ पर राम आपका क्या है? कर्ता है। और यहाँ पर आपका क्रिया क्या है? ये आपका क्या है? खेलता है। ठीक है, अब आप इस क्रिया के बारे में क्या क्या, कर्ता के बारे में क्या क्या जानते हैं? कि राम एक तो एक वचन में है, इसके वचन में को देखेंगे। इसके लिंग को आप देखेंगे, लिंग क्या है यहाँ पर? ये आपका पुल्लिंग हो गया। ठीक है, अब आप इसको देखिए, इसी के आधार पर इसकी क्रिया भी निर्धारित हुई है। इस राम के यानी कि कर्ता के आधार पर इसकी क्रिया आधारित निर्धारित हुई है। खेलता है, ये क्या शो कर रहा है? सबसे पहले तो ये आपकी क्रिया है और ये आपको क्या बता रहा है? खेलता है यानी कि एक वचन में है। तो सबसे पहले इसका जो वचन है वो एक वचन है। दूसरी बात यहाँ पर क्या कही है? क्रिया एक वचन में है और फिर ये आपका क्या है? पुल्लिंग में है। ठीक है, तो इस राम के आधार पर ही इसकी क्रिया का निर्धारण हुआ है। ऐसे वाक्यों में हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पर आपका कृतवाच्य होता है, जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है, जहाँ कर्ता के आधार पर उसकी क्रिया निर्धारित होती है। ठीक है ना, इतना तो समझ में आ गया आपको। सीता क्या कर रही है? खाना खाती है। राम खेलता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? सीता यहाँ पर कर्ता है और वो एक वचन और स्त्रीलिंग में थी। सीता के आधार पर ही उसकी जो क्रिया है वो भी निर्धारित हुई है। एक मैं यहाँ तीसरा उदाहरण लिख लूं कि बच्चे नाचते हैं, है ना। बच्चे नाचते हैं, इसमें आपका कर्ता क्या है? बच्चे। ये आपका कर्ता है और बच्चे क्या है? एक तो ये बहुवचन में आपका आ जाता है। अब बच्चे में आपको लिंग नहीं बताया जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम कर्ता के बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ये आपका बहुवचन में है।
अब बच्चों के आधार पर, अब यहाँ पर क्रिया क्या है, ये आपका क्रिया है, ये आपका क्या है, क्रिया है। इन बच्चों के आधार पर इस क्रिया को भी हमने क्या लिखा है, नाचते हैं जो है बहुवचन में आता है, तो इसी के आधार पर यहाँ पर आपका ये जो क्रिया है वो भी आपका निर्धारित हुआ है। तो अब ये जो है क्रिया क्या है, बहुवचन में है। कर्ता बहुवचन में था तो क्रिया भी बहुवचन में आया। यहाँ कर्ता एक वचन में था तो यहाँ क्रिया आपका एक वचन में आया। आपका कर्ता यहाँ स्त्रीलिंग था तो आपका क्रिया भी स्त्रीलिंग में ही आया है। तो ऐसे वाक्यों में अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कृतवाच्य क्या है। ठीक है, तो यदि आपका कोई कर्ता है, किसी वाक्य में जो कर्ता होता है, कर्ता की प्रधानता है यहाँ पर, क्योंकि हम कर्ता के आधार पर ही उसकी क्रिया का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, निर्धारण कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये था आपका कृतवाच्य। अब इसके बाद आपका जो दूसरा है, हमने 3 यहाँ पर वाच्यों की बात की थी। पहला आपका कृतवाच्य है, इसके बाद हम बात करेंगे कर्मवाच्य की, तब हम बात करेंगे भाववाच्य की। ठीक है, चलिए दूसरी है यहाँ पर कर्मवाच्य। तो कृतवाच्य में हमने क्या कहा, जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है, यानी कि कर्ता के आधार पर ही उसकी क्रिया का निर्धारण होता है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर है आपका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या कहा गया है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, ठीक है, कर्म की प्रधानता होती है, वहां पर आप क्या कहें, तथा क्रिया का जो प्रयोग है कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार वहां पर होता है। ठीक है, तो वहां पर हम क्या कहेंगे, वहां पर आपका क्या हो जाएगा, वहां पर आपका कर्मवाच्य हो जाएगा, या कर्ता की स्थिति में स्वयं कर्म होता है, वहां जो है कर्मवाच्य होता है। ठीक है, अब देखिए जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, कृतवाच्य में हमने क्या कहा था, कर्ता की प्रधानता। कर्म क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। कर्म क्या होता है, किसी भी वाक्य में कर्ता जो काम करता है और उस काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहेंगे। ठीक है, अब क्या कहा गया है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का प्रयोग जो है कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के आधार पर या पुरुष के अनुसार होता है, और कर्ता की जो स्थिति में स्वयं कर्म होता है, ठीक है, वहां पर हम क्या कहेंगे, कर्मवाच्य होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है, तो इसमें आप देखिए जो कहानी है वो कर्मवाच्य है, और कहानी यहाँ पर क्या है, एक वचन में है और स्त्रीलिंग है। ठीक है, और इसके बाद मेरे द्वारा लिखी गई है, ये जो है आपका क्या है, ये आपका कर्ता है और पुल्लिंग है, मेरे जो लिखा है। इसके बाद जो आपका लिखी गई है ये आपका क्रिया है। 3 चीजें यहाँ पर हैं, कर्म है, कर्ता भी है और आपका क्या है, क्रिया भी है। ठीक है, तो कर्म क्या है आपका, कर्म यहाँ पर कहानी है, क्योंकि किसने लिखी ये कहानी, मेरे द्वारा लिखी गई है, तो मैंने लिखी है तो मैं काम करने वाला हूँ, वो कर्ता हो जाएगा। जरूरी नहीं है कर्ता आपका आगे आए, कहीं कहीं आपका बीच में भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, मेरी यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है, तो क्योंकि काम किसने किया है, काम मैंने किया है, मेरे द्वारा लिखी गई है, तो क्योंकि मैंने कहानी लिखी है तो मैं यहाँ पर यानी मेरे यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो आपका कर्ता हो जाएगा। तो ये जो मेरे है ये आपका कर्ता हो गया है, और ये मेरे जो है आपका पुल्लिंग में आया है, क्योंकि मैंने क्या किया है काम, मैंने कर्म क्या किया है, कहानी लिखने का किया है। तो कहानी किस पर प्रभाव पड़ा, कहानी पर, तो कर्म आपका क्या है, कहानी है, और ये एक वचन और स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब साथ में देखिए यहाँ पर काम क्या हुआ है, लिखी गई है, तो ये आपका क्रिया है और एक वचन स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ता के आधार पर क्रिया का निर्धारण नहीं हुआ है, बल्कि कर्म के आधार पर हुआ है। क्यों, यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, कर्ता का जो लिंग है वो पुल्लिंग है, लेकिन क्रिया का जो लिंग है वो एक वचन स्त्रीलिंग में है। ठीक है ना, तो ये एक वचन स्त्रीलिंग कर्ता की नहीं बल्कि कर्म की विशेषता है। कर्म कैसा है, एक वचन में है और स्त्रीलिंग में है, इस कर्म के आधार पर इसकी क्रिया का निर्धारण हुआ है।
तो यहाँ पर ऐसे वाक्यों में हम क्या कहते हैं, यहाँ पर कर्मवाच्य है। इससे पहले हमने क्या देखा कि जो कर्ता था उसी के आधार पर उसकी क्रिया का भी निर्धारण हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर कर्ता के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर हमने ये भी देखा, सबसे पहले तो आपको कर्म ढूंढना है, कर्ता ढूंढना है और क्रिया ढूंढना है किसी भी वाक्य में, और उसका लिंग देखना है, उसका वचन देखना है। उसके आधार पर आप देखेंगे कि आपका क्रिया किस आधार पर यहाँ पर परिवर्तित हो रही है या क्रिया का निर्धारण कैसे हो रहा है। तो अब जब कर्म वाच्य की हम बात करते हैं तो कर्म वाच्य में क्या हो जाता है, यहाँ पर कहानी जो है वो कर्म है, क्योंकि वो मेरे द्वारा लिखी गई है। क्या लिखी गई है, कहानी लिखी गई है। तो मेरे द्वारा लिखी गई जो मैंने काम किया उसका प्रभाव कहानी पर पड़ा है, यानी कि कहानी आपका यहाँ पर कर्म हो जाएगा। ठीक है, कर्ता कौन है, मेरे, तो कर्ता यहाँ पर मेरे हो जाएगा और लिखी गई है ये क्रिया है। ठीक है, तो इस वाक्य में आप देख पा रहे हैं जो कर्म है, कर्म का वचन एक वचन है और वो स्त्रीलिंग में है, जबकि इस वाक्य में आप देख पा रहे हैं कि कर्ता पुल्लिंग में है। ठीक है, इससे पहले वाक्य में हमने क्या कहा था, आप लोगों को समझ में आ रहा है? इससे पहले हमने क्या कहा था, कृतवाच्य में हमने क्या कहा था कि जो क्रिया का निर्धारण है वो कर्ता के अनुसार होगा, कर्ता के आधार पर होगा। ठीक है, मैंने आपको उदाहरण भी यहाँ पर लिखे और साथ साथ हम इसको तुलना करते हुए, अंतर करते हुए भी चलेंगे। हमने कहा कृतवाच्य में क्या होता है, कर्ता के आधार पर क्रिया का निर्धारण होता है। देखिए, सीता खाना खाती है। ठीक है, ये एक वाक्य है, इसमें जो काम करता है, काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है। बड़े ध्यान से आपको सुनना है, काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है। जब कर्ता के आधार पर उसकी क्रिया का निर्धारण होता है, किस किस आधार पर, लिंग वचन और कारक के आधार पर। तो देखिए, कर्ता यहाँ सीता है क्योंकि सीता काम कर रही है, सीता खाना खाने का काम कर रही है। सीता एक वचन में है और सीता स्त्रीलिंग है। जब हमने इसकी क्रिया पे ध्यान दिया, क्रिया को देखा, खाती है, तो खाती है क्या है, एक तो ये स्त्रीलिंग है और दूसरा ये एक वचन में है। तो जैसा कर्ता का लिंग और वचन था वैसे ही क्रिया का लिंग और वचन है। ठीक है, इसी प्रकार से हम राम खेलता है इस वाक्य को देखते हैं तो राम यहाँ पर काम करने वाला है, इसलिए राम करता है। अब कर्ता का लिंग और वचन आप देखिए, कारक देखिए, तो कर्ता का लिंग क्या है, आपका पुल्लिंग है और कर्ता एक वचन में है। हमने क्या कहा, कृतवाच्य में जो क्रिया का निर्धारण है वो किसके आधार पर होता है, कर्ता के आधार पर। जब आपने इसकी क्रिया को देखी, इसमें क्रिया क्या है, खेलता है। ठीक है, खेलता है क्रिया है और ये भी एक वचन में है, खेलता है में एक वचन का बोध हो रहा है और ये भी आपका पुल्लिंग में आ रहा है। हमने तीसरे वाक्य की बात की, बच्चे नाचते हैं, तो बच्चे करता है और ये बहुवचन में है और ये करता है क्योंकि काम यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं, ये बहुवचन में आता है। अब इसमें नाचते हैं ये आपका क्रिया है और ये नाचते हैं ये आपको क्या बता रहा है, ये बहुवचन में है। हमने यह क्या कहा, कर्ता के आधार पर ही क्रिया का लिंग वचन और कारक के आधार पर उसका क्या होता है, उसका निर्माण होता है। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, कृतवाच्य कहते हैं। समझ में आया सब बच्चों को, आ रहा है आपको समझ में? वाच्य की हाथ खड़े कीजिए समझ में आ रहा है तो। जीआईसी बंटोली, जीआईसी बंटोली, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया कि कृतवाच्य क्या होता है। इसके बाद में यहाँ पर दूसरी बात कर ली थी, कर्मवाच्य की हम बात कर रहे थे। इसके बाद तो तीन चीजें हमने यहाँ पर बताई थी आपको, ये तीन चीजें मैंने आपको लिखी भी थी कि हमारे जो वाच्य हैं वो तीन होते हैं, उसके तीन यहाँ पर हमने तीन वाच्य पढ़े, जिसमें आपका कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य है। कृतवाच्य का जो मुख्य संबंध कर्ता के साथ होता है, इसके बाद कर्मवाच्य का जो मुख्य संबंध है वो कर्म के साथ होता है और क्रिया का जो मुख्य संबंध है वो भाव के साथ होता है, अर्थात क्रिया खुद ही मुख्य हो जाती है। ठीक है, ये चीजें आपने लिख ली होंगी। हम कर्मवाच्य की बात कर रहे थे, कर्मवाच्य क्या होता है और इसी के हम उदाहरण यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो जैसे हमने कृतवाच्य पढ़ा ऐसे ही कर्मवाच्य को हम पढ़ेंगे। तो कर्मवाच्य में प्रधानता किसकी होती है, कर्ता की। कर्ता कौन होता है,
जो किसी वाक्य में काम करता है, ठीक है, उसे हम कर्ता कहते हैं। अब कर्म वाच्य में क्या कहा गया है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग किसके आधार पर, कर्म के लिंग के आधार पर, उसके वचन के आधार पर और उसके पुरुष के आधार पर होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे, वहां पर आपका क्या होता है, आपका कर्मवाच्य होता है। हमने यहाँ पर एक उदाहरण देखा कि यह कहानी मेरे द्वारा लिखी है, ठीक है। चलिए इसको हमने पढ़ लिया है, दूसरे उदाहरण पर हम बात करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपको ये समझ में ना आ रहा हो। यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है। अब आपका काम पहला क्या है, किसी भी वाक्य में कर्म, कर्ता और क्रिया को ढूंढना। तो कर्म क्या होता है, देखो ये आपने पढ़ा है कारक में, कर्म कारक आपने पढ़ा है। कर्ता भी क्या होता है, किसी भी वाक्य में जो काम करने वाला होता है वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका कर्म कर्ता होता है। और काम करके जो आप जिस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, काम करने का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। मैं यहाँ पर कहूँ जैसे मैंने कहा राम खाना खाता है, ये एक वाक्य है, बड़े ध्यान से देखेंगे, ये एक वाक्य है। इसमें काम कौन कर रहा है, राम, इसमें काम कौन कर रहा है, राम। तो राम आपका क्या हो जाएगा, राम आपका कर्ता है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि राम खाने का काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए खाता है ये तो काम है, और काम को ही आप क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, खाने का प्रभाव किस पर पड़ा, खाने का प्रभाव किससे पड़ा, किस पर पड़ा, खाने पर। खाता है, क्या खाता है, खाना खाता है। तो ये आपका क्या, मैं इस खाने को मिटा देती हूँ, हो सकता है यहाँ पर खाता खाता आपको, राम फल खाता है, ठीक है, राम फल खाता है। राम ने काम किया खाने का, राम कर्ता हो गया, और खाता है ये क्रिया है, और फल यहाँ पर आपका कर्म हो जाएगा। जब वो फल खाएगा तो आपका फल खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, या जो भी फल खाएगा उस पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ये जिस पर प्रभाव पड़ता है, खाने का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो आपका कर्म हो जाता है। समझ में आई बात। अब यहाँ पर इसी आधार पर आप इस वाक्य को देखिए, यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है, यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है। तो कहानी किसने लिखी, मैंने लिखी। तो मैं क्या हूँ, कर्ता हूँ, और कर्ता क्या है, मेरे यहाँ पर पुल्लिंग हो गया है। यह कहानी, अब क्या लिखी मैंने, मैंने कहानी लिखी, किस पर प्रभाव पड़ा, लिखी, ये तो आपका क्या हो जाएगा, क्रिया, ठीक है। अब किस पर क्या लिखा भाई, कहानी लिखी, प्रभाव किस पर पड़ा, कहानी पर। तो ये आपका कर्म यहाँ पर हो जाता है, और कर्म एक वचन और स्त्रीलिंग में है, और आपका जो कर्ता है वो पुल्लिंग में है, लेकिन हम कर्मवाच्य की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो क्रिया है वो किसके आधार पर निर्धारित होगी, वो कर्म के आधार पर निर्धारित होगी। देख लीजिए, कर्म आपका एक वचन और स्त्रीलिंग में है, तो क्रिया भी आपका एक वचन और स्त्रीलिंग में आ रहा है। इससे पहले क्या था, जैसा कर्म था, जैसे कर्ता था वैसे ही क्रिया आ रहा था। कर्म वाच्य में ऐसा नहीं होता है, कर्म वाच्य में आपका किसके आधार पर, कर्म के आधार पर इसकी क्रिया भी बदलती है। इतना आया आपको समझ में, या आपको समझ में आया या नहीं, हाथ खड़े कीजिए जिसको समझ में आया है। तो कर्म वाच्य को मैं नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ाऊंगी, चलिए बहुत अच्छे, ठीक है। और जिसको नहीं भी आया, नेक्स्ट क्लास में हम इसको और उदाहरणों से अच्छे से पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके बाद हम इसमें कर्मवाच्य को और आगे भाववाच्य को भी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।